नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, मैं विवेक कुमार। क्राइम की कहानी के नए एपिसोड में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। कहानी में आगे बढ़ने से पहले कृपया क्राइम की कहानी चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबा लें ताकि मेरे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। उस दिन दिसंबर 2018 की 5 तारीख थी। वैसे तो कानपुर कोर्ट में हर रोज चहल पहल रहती है, लेकिन उस दिन अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वितीय ज्योति कुमार त्रिपाठी की अदालत में कुछ ज्यादा ही गहमागहमी थी। पूरा कक्ष लोगों से भरा था। कक्ष के बाहर भी भीड़ जुटी थी। दरअसल उस दिन एक ऐसे मुकदमे का फैसला सुनाया जाना था जिसने पूरी मानवता को शर्मसार किया था। लोग तरह तरह के कयास लगा रहे थे। कोई फांसी की सजा की बात कह रहा था, तो कोई आजीवन कारावास होने का अनुमान लगा रहा था। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश ज्योति कुमार त्रिपाठी ने ठीक 10:30 बजे न्यायालय कक्ष में प्रवेश किया और कुर्सी पर विराजमान हो गए। मुकदमे के 4 अभियुक्त पीयूष वर्मा, मुकेश वर्मा, चंद्रपाल वर्मा तथा संतोष कुमार उर्फ मिश्रा जी कटघरे में खड़े थे। उनके आसपास पुलिस का पहरा था। उनके चेहरों पर न्याय का भय साफ झलक रहा था। माननीय न्यायाधीश ने अंतिम बार अभियोजन पक्ष व बचाव पक्ष के वकीलों की बहस सुनी और अभियोजन पक्ष के गवाहों की सूची पर नजर डाली। 39 गवाह थे। फैसले की यह घड़ी आने में 8 साल का समय लग गया था। आखिर मामला क्या था जिसके फैसले को जानने के लिए सैकड़ों लोग अदालत पहुंचे थे? इसके लिए हमें 8 साल पहले घटी उस घटना को जानना होगा जो बेहद हृदय विदारक थी। उत्तर प्रदेश के कानपुर महानगर के कल्याणपुर थाने के अंतर्गत एक मोहल्ला है रोशन नगर। इसी मोहल्ले में राजन शुक्ला के मकान में सोनू भदौरिया नाम की महिला किराए पर रहती थी। सोनू भदौरिया के परिवार में पति हमीर सिंह के अलावा 2 बेटियां दिव्या 10 वर्ष तथा दीक्षा 7 वर्ष थीं। सोनू भदौरिया माल रोड स्थित एक मॉल में काम करती थी। मॉल से मिलने वाले वेतन से उसके परिवार का भरण पोषण होता था। सोनू भदौरिया का पति हमीर सिंह मूल रूप से मध्य प्रदेश के भिंड जिले के गांव रामगढ़ का निवासी था। गांव में रहकर हमीर सिंह खेती करता था। उसकी पत्नी सोनू पढ़ी लिखी महिला थी। वह अपनी बेटियों को भी पढ़ा लिखाकर योग्य बनाना चाहती थी, इसलिए वह गांव छोड़कर सन 2010 में कानपुर आ गई थी। यहाँ उसने रोशन नगर निवासी राजन शुक्ला के मकान में किराए पर एक कमरा ले लिया था और बेटियों के साथ रहने लगी थी। उसने बेटियों के पढ़ने के लिए अच्छे स्कूल की जानकारी जुटाई तो पता चला कि गणेश नगर रावतपुर स्थित भारतीय ज्ञान स्थली स्कूल अच्छा है। उसने इसी स्कूल में अपनी बेटियों दिव्या का दाखिला कक्षा 6 में तथा दीक्षा का कक्षा 3 में करा दिया। सोनू बच्चों को स्कूल भेजकर अपने काम पर चली जाती थी। पति से अलग रहकर भी वह बच्चों की अच्छी तरह से देखभाल कर रही थी। सोनू भदौरिया मिलनसार व व्यवहार कुशल महिला थी। मकान मालिक राजन शुक्ला व मकान में रहने वाले अन्य किराएदार सोनू से सहानुभूति रखते थे। सोनू भदौरिया के पड़ोस में रहने वाला रिक्शा चालक मुन्ना लोध सोनू की दोनों बेटियों को स्कूल से घर लाता था। सोनू के काम से वापस आने तक वही उनकी देखभाल करता था। भारतीय ज्ञान स्थली स्कूल के प्रबंधक चंद्रपाल वर्मा धनाढ़ व्यक्ति थे। गणेश नगर में ही उनका आलीशान स्कूल व बंगला था। चंद्रपाल के 2 बेटे मुकेश वर्मा व पीयूष वर्मा थे। दोनों ही स्कूल के संचालन में उनकी मदद करते थे। चंद्रपाल का छोटा बेटा पीयूष वर्मा अय्याश प्रवृत्ति का था। उसकी कुदृष्टि खूबसूरत लेडी टीचरों व छात्राओं पर गड़ी रहती थी। कुछ तो उसकी कुदृष्टि से बच निकलती थीं, पर कुछ मजबूर हो जाती थीं। एक रोज पीयूष की नज़र दिव्या पर पड़ी। पीयूष ने दिव्या के परिवार के बारे में जानकारी जुटाई तो पता चला कि वह सोनू भदौरिया की बेटी है जो प्राइवेट नौकरी करती है। 10 वर्षीय दिव्या भदौरिया को अपनी बातों में फांसने के लिए उसने उससे बोलना बतियाना शुरू कर दिया और उस मासूम के शरीर पर नजरें गड़ाने लगा। दिव्या मासूम बच्ची थी, वह उसके कुत्सित इरादों को कैसे भांपती। हर रोज की तरह 27 सितंबर 2010 को सोनू भदौरिया दोनों बेटियों को स्कूल छोड़कर अपने काम पर चली गई। मौका मिलने पर पीयूष वर्मा दिव्या को बहला फुसलाकर दूसरी मंजिल पर स्थित लैब में ले गया। लैब में पहुंचते ही उसने दरवाजा बंद कर लिया
और दिव्या के साथ अश्लील हरकतें करने लगा। दिव्या ने विरोध किया तो उसने उसकी पिटाई कर दिया। डरी सहमी दिव्या की जुबान बंद हुई तो वह उस मासूम पर बांस की तरह टूट पड़ा। उसने मासूम बच्ची के साथ प्राकृतिक अप्राकृतिक कुकृत्य किया। इस दरमियान दिव्या दर्द से चीखती चिल्लाती रही, लेकिन उस हवस के दरिंदे को उस पर जरा भी दया नहीं आई। हवस के दौरान वह इतना वहशी हो गया कि उसने मासूम के गुप्तांग पर चोट तो पहुंचाई ही, साथ ही दांतों से उसके चेहरे को भी जख्मी कर दिया। दरिंदा बना पीयूष वर्मा तब घबराया जब दिव्या बेहोश हो गई और उसके गुप्तांग से ब्लीडिंग होने लगी। घबराहट में पीयूष वर्मा ने स्कूल के क्लर्क संतोष कुमार उर्फ मिश्रा जी को बुलाया। संतोष ने दिव्या की हालत देखी तो वह सब समझ गया। संतोष ने तत्काल स्कूल की आया परवीन व माया को बुलाया और ब्लीडिंग बंद कराने का प्रयास कराया, लेकिन दोनों ही असफल रहीं। खून साफ करने के लिए दिव्या को बाथरूम में ले जाया गया। इसके बाद माया व परवीन ने दिव्या के कपड़े बदले। बच्चों का दाखिला होते समय ड्रेस और किताबें स्कूल प्रबंधन द्वारा बेची जाती थीं। दिव्या के कपड़े खून से सन जाने के कारण उसके खून से सने कपड़े उसके बैग में रख दिए गए और नई ड्रेस उसे पहना दी गई। इसके बाद क्लर्क संतोष कुमार, माया और परवीन दिव्या को उसके घर छोड़कर वापस लौट गए। मकान मालिक राजन शुक्ला ने दिव्या की हालत देखी तो वह घबरा गए। उन्होंने तत्काल सोनू भदौरिया को फोन करके दिव्या की हालत की जानकारी दे दिया। बेटी के बारे में सुनकर सोनू घबरा गई। वह तुरंत ऑफिस से घर के लिए निकल गई। सोनू घर पहुंची तो दिव्या बेहोश पड़ी थी। राजन ने बताया कि स्कूल वाले दिव्या को इस हालत में यहां छोड़कर बिना कुछ बताए चले गए। सोनू भदौरिया ने मकान मालिक राजन शुक्ला तथा 2 किराएदारों गोविंद व योगेंद्र को साथ लिया और दिव्या को इलाज के लिए कुलवंती अस्पताल ले गई। लेकिन दिव्या की हालत देखकर अस्पताल के डॉक्टरों ने उसे अपने यहां भर्ती करने से मना कर दिया। इसके बाद लगभग 3 बजे सोनू भदौरिया बेटी को लेकर लाला लाजपत राय अस्पताल हैलट पहुंची। वहां के डॉक्टरों ने उसे देखते ही मृत घोषित कर दिया। बेटी की मौत से सोनू बदहवास हो गई और उसके स्कूल बैग को सीने से चिपकाकर रोने लगी। इसी बीच सोनू की निगाह बैग पर लगे खून के धब्बे पर पड़ी। उसने बैग खोलकर देखा तो उसमें बेटी के खून से सने अंडरगारमेंट देखकर उसका माथा ठनका। उसने बेटी के शरीर को गौर से देखा तो उसके नीचे का हिस्सा खून से सना हुआ था और खून रोकने के लिए नाजुक अंग पर पट्टी बांधी गई थी। स्कूल में बेटी के साथ हुए कुकर्म की आशंका से सोनू ने हंगामा खड़ा कर दिया। पड़ोसी भी सोनू भदौरिया का साथ देने लगे। भारतीय ज्ञान स्थली स्कूल में मासूम छात्रा दिव्या से कुकर्म व हत्या की सूचना पाकर कल्याणपुर थाना प्रभारी अनिल कुमार सिंह, रावतपुर चौकी इंचार्ज शालिनी सहाय, सीओ लक्ष्मी नारायण मिश्रा, एसपी ग्रामीण लाल बहादुर श्रीवास्तव तथा डीआईजी प्रेम प्रकाश भी हैलट अस्पताल पहुंच गए। उन्होंने हंगामा कर रहे लोगों को किसी तरह शांत कराया और कहा कि घटना की जांच होगी। दोषियों को किसी भी हालत में बख्शा नहीं जाएगा। शाम 6 बजे सोनू भदौरिया की तहरीर पर भारतीय ज्ञान स्थली स्कूल के प्रबंधक चंद्रपाल वर्मा तथा उनके दोनों बेटों पीयूष वर्मा व मुकेश वर्मा के खिलाफ कुकर्म व हत्या की रिपोर्ट दर्ज कर ली गई। रिपोर्ट दर्ज होते ही पुलिस अधिकारियों ने स्कूल में छापा मारा तो वहां ताला बंद मिला। पुलिस स्कूल के पास ही रह रहे स्कूल के प्रबंधक के घर पहुंची तो प्रबंधक चंद्रपाल वर्मा तथा उसके दोनों बेटे पीयूष वर्मा व मुकेश वर्मा फरार थे। घर में मौजूद महिलाओं को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। उनसे स्कूल की चाबी लेकर स्कूल खोला गया। पुलिस ने जब स्कूल की जांच की तो वहां पर दिव्या के साथ हुई हैवानियत के सबूत मिलने शुरू हो गए। पुलिस को स्कूल की सीढ़ियों पर खून के धब्बे मिले। सीढ़ियों से ऊपर बने लैब में भी खून के धब्बे थे, जिन्हें पोंछने तथा साफ करने का प्रयास किया गया था। एक कुर्सी पर भी खून लगा था। इसके अलावा बाथरूम में भी खून फैला था और वॉश बेसिन टूटा था। स्कूल में लगे सीसीटीवी कैमरों से छेड़छाड़ की गई थी, वे सब बंद थे। एसपी ग्रामीण के आदेश पर खून के धब्बों का खून बतौर सैंपल एकत्र कर लिया गया। इसके साथ ही दिव्या के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। भारतीय ज्ञान स्थली स्कूल का प्रबंधक चंद्रपाल वर्मा शातिर दिमाग व्यक्ति था। उसकी शासन प्रशासन में अच्छी पकड़ थी। उसने जब खुद को और बेटों को फंसते देखा
तो पहले ही दिन से बेटों व स्वयं को बचाने के लिए हथकंडे अपनाने शुरू कर दिए। उसने हर उस अधिकारी को प्रभाव में लेने का प्रयास किया जो मामले की जांच कर रहा था। वह हर सबूत मिटाने का प्रयास किया जो उन लोगों को फंसा सकता था। वह हर उस नेता को खरीदने का प्रयास करने लगा जो सोनू भदौरिया का साथ दे रहा था। उसने कई ऐसे गुर्गों को भी अपने पक्ष में कर लिया था जो सोनू भदौरिया को केस वापस लेने को धमका सकें। चंद्रपाल वर्मा के प्रभाव का असर यह हुआ कि घटना की शाम तक सोनू भदौरिया के पक्ष में खड़ी पुलिस अचानक बदल गई। पुलिस अधिकारी कहने लगे कि यह मामला दुष्कर्म का नहीं है, दिव्या की मौत बीमारी से हुई है। इसके लिए सीओ कल्याणपुर लक्ष्मी नारायण मिश्रा ने प्राइवेट डॉक्टर आभा मिश्रा को स्कूल में जांच के लिए बुलाया। आभा मिश्रा उनकी रिश्तेदार थी। डॉक्टर आभा मिश्रा ने जांच में सारा मामला ही पलट दिया। डॉक्टर आभा मिश्रा ने कहा कि दिव्या गर्भवती थी। उसने गर्भ गिराने के लिए गोलियां खाईं, जिससे ब्लीडिंग शुरू हुई। अधिक रक्तस्राव से उसकी मौत हो गई। डॉक्टर आभा मिश्रा की यह बात आम लोगों के गले नहीं उतर रही थी। इससे लोग आक्रोशित हो उठे। लोगों के आक्रोश को देखते हुए 28 सितंबर 2010 को 3 डॉक्टरों के पैनल ने दिव्या के शव का पोस्टमार्टम किया। दिव्या की पोस्टमार्टम रिपोर्ट दिल दहला देने वाली थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार दिव्या के साथ कुकर्म किया गया था और उसके नाजुक अंग को नाखून से नोचा गया था। डॉक्टरों ने बताया कि कोई मानसिक विक्षिप्त आदमी ही ऐसी हैवानियत कर सकता है। उसका गुदाद्वार पूरी तरह से फट गया था और अत्यधिक खून बहने से उसकी मौत हो गई थी। पोस्टमार्टम हाउस में चर्चित महिला नेता पार्षद आरती दीक्षित व पार्षद गीता निषाद भी मौजूद थीं। इन महिला नेताओं ने दिव्या का शव मिलने के बाद पोस्टमार्टम हाउस के बाहर सड़क जाम कर दिया और आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग कर रही थीं। जाम की सूचना पाकर सीओ लक्ष्मी नारायण मिश्रा, इंस्पेक्टर अनिल कुमार सिंह तथा एसपी ग्रामीण लाल बहादुर आ गए। आते ही पुलिस ने जाम खुलवाने के लिए लाठीचार्ज कर दिया। इस लाठीचार्ज में पार्षद आरती दीक्षित, गीता निषाद तथा सोनू भदौरिया घायल हो गईं। इसके बावजूद पुलिस ने पार्षद आरती दीक्षित व गीता निषाद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। दिव्या भदौरिया की हत्या से पहले कुकर्म करने की खबर जब कानपुर के प्रमुख समाचार पत्रों में छपी तो लोगों में क्रोध की आग भड़क उठी। लोगों का गुस्सा पुलिसिया कार्रवाई पर था जो आरोपियों को बचाने में जुटी थी। देखते ही देखते पूरा शहर मासूम को न्याय दिलाने के लिए उमड़ पड़ा। पुलिस की कार्यशैली से नाराज लोगों ने आरोपियों को गिरफ्तार करने के लिए कैंडल मार्च, जुलूस और प्रदर्शन का सहारा लिया। बच्चे हों या बड़े, महिलाएं हों या बुजुर्ग, हर कोई हाथों में कैंडल और बैनर लेकर दिव्या को न्याय दिलाने के लिए सड़कों पर उतर आया। लोगों ने लाठियां खाईं पर दिव्या को न्याय दिलाने की मुहिम कमजोर नहीं पड़ने दिया। नानाराव पार्क से जुलूस निकाला गया तो माल रोड की दोनों तरफ की सड़कें लोगों की भीड़ से पट गईं। भारी भीड़ के आगे पुलिस को सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करने पड़े। राजनीतिक दल, स्कूली बच्चे, सामाजिक संगठन, व्यापारी, डॉक्टर, शिक्षक, कर्मचारी संगठन, श्रम संगठन और महिला संगठन दिव्या को न्याय दिलाने के लिए कुछ भी कर गुजरने को तैयार थे। हर घर से मासूम को न्याय दिलाने की आवाज सुनाई दे रही थी। मोती झील में निकाले गए कैंडल मार्च की अगुवाई करने के लिए मुंबई से फिल्म निर्माता निर्देशक महेश भट्ट भी आए थे। इसके बाद तो पूरा शहर उमड़ पड़ा। यह कैंडल मार्च ऐसा था जिसमें पूरे शहर को आंदोलन की चपेट में ले लिया था। सोनू भदौरिया की आर्थिक मदद हेतु भी लोग बढ़-चढ़-कर हिस्सा लेने लगे थे। हर रोज उसके खाते में हजारों रुपए आने लगे थे। आखिर उमड़े जन सैलाब के आगे पुलिस को झुकना पड़ा और उसने स्कूल के प्रबंधक चंद्रपाल वर्मा तथा उसके दोनों बेटों पीयूष व मुकेश को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। लेकिन पुलिस ने अपना खेल अभी भी बंद नहीं किया। इंस्पेक्टर अनिल कुमार सिंह ने सोनू भदौरिया के घर के पास किराए पर रहने वाले किन्नर काजल पर जुर्म कबूल करने का दबाव डाला। उसे यातनाएं दिया, लेकिन जब बात नहीं बनी तो उसे छोड़ दिया गया। इसके बाद पुलिस ने दिव्या की मां सोनू भदौरिया के नजदीक में रहने वाले रिक्शा चालक मुन्ना लोध को टारगेट बनाया। 6 अक्टूबर 2010 को उसे दिव्या रेप और मर्डर केस में गिरफ्तार कर लिया गया। मुन्ना लोध मूल रूप से उन्नाव जिले के सरावा गांव का रहने वाला था।
वह अपने रिक्शे से बच्चों को स्कूल पहुंचाता था। मुन्ना लोध सोनू की मदद करता था। इन्हीं मधुर संबंधों को जोड़कर एसपी ग्रामीण लाल बहादुर श्रीवास्तव, सीओ लक्ष्मी नारायण मिश्रा व इंस्पेक्टर अनिल कुमार सिंह ने अनोखी कहानी रच दिया। पुलिस की कहानी के अनुसार मुन्ना लोध के सोनू भदौरिया से अवैध संबंध थे। वह उसकी बेटियों दिव्या व दीक्षा की देखभाल करता था। इसी बीच उसने दिव्या से भी अवैध संबंध बना लिए। अवैध रिश्तों के चलते दिव्या गर्भवती हो गई। इसकी जानकारी जब मुन्ना को हुई तो वह घबरा गया और मेडिकल स्टोर से गर्भ गिराने वाली गोलियां ले आया। घटना वाले दिन उसने दिव्या को वह गोलियां खिला दी और स्कूल छोड़ आया। गोलियां खाने से दिव्या को ब्लीडिंग शुरू हो गई। बाद में ज्यादा खून बहने से उसकी मौत हो गई। पुलिस ने मुन्ना को दिल दहला देने वाली यातनाएं देकर जुर्म कबूल करवा लिया कि उसके सोनू भदौरिया व उसकी 10 वर्षीय बेटी दिव्या से नाजायज संबंध थे। दिव्या भदौरिया के रेप व मर्डर की बात कबूल कराकर उसे कानपुर कोर्ट में पेश कर जेल भेज दिया गया। लेकिन पुलिस की इस कहानी को सोनू ने सिरे से खारिज कर दिया और कहा कि मुन्ना बेगुनाह है। पुलिस ने उसे झूठा फंसाया है। मीडिया वालों ने मुन्ना लोध की गिरफ्तारी पर संदेह जताकर छापा तो पुलिस तिलमिला उठी। सोनू भदौरिया व उसकी बेटी दिव्या के चारित्रिक हनन तथा मुन्ना लोध को झूठा फंसाने को लेकर शहर की जनता में फिर से गुस्सा फूट पड़ा। उन्होंने पुलिस के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। महिला मंच की नीलम चतुर्वेदी, अनीता दुआ, पार्षद आरती दीक्षित, गीता निषाद, श्रम संगठन के ज्ञानेश मिश्रा तथा स्कूली बच्चों ने जगह जगह धरना प्रदर्शन शुरू कर दिए। बड़े प्रदर्शन से पुलिस बौखला गई और उसने प्रदर्शन कर रही महिलाओं पर लाठियां बरसानी शुरू कर दिया। पुलिस ने उन पर शांति भंग करने का मुकदमा भी दर्ज कर दिया। एसपी ग्रामीण लाल बहादुर व सीओ लक्ष्मी नारायण की शासन में पकड़ मजबूत थी। इसी का लाभ उठाकर उन्होंने पुलिस बर्बरता कायम रखी। सोनू भदौरिया की मदद को जो भी आगे आया, पुलिस अफसरों ने उसे प्रताड़ित किया और झूठे मुकदमे में फंसा दिया। पुलिस रात में दरवाजा खटखटाकर लोगों को डराने लगी। महिला दरोगा शालिनी सहाय सोनू को धमकाती थी कि वह केस वापस ले ले। साथ ही सोनू को शहर छोड़कर गांव चली जाने का भी दबाव बनाया गया। वह उसकी बेटी दीक्षा से कहती थी कि वह मां से कहे कि उसे शहर में नहीं गांव में जाकर रहना है। सोनू भदौरिया के मकान मालिक राजन शुक्ला को भी पुलिस ने धमकाया कि वह सोनू को मकान से निकाल दे। पुलिस ने राजन शुक्ला, उनके भतीजे तथा अन्य किराएदारों को भी पूछताछ के नाम पर प्रताड़ित किया। स्थानीय समाचार पत्रों ने पुलिस की इस दमन नीति को सुर्खियों में छापना शुरू किया तो पुलिस अफसरों की भ्रिकुटी तन गई। उन्होंने अखबार नवीसों को चेताया कि पुलिस की छवि खराब ना करें, अन्यथा परिणाम अच्छा नहीं होगा। लेकिन पुलिस की धमकी से अखबार नवीस डरे नहीं, बल्कि उन्होंने दिव्या कांड व पुलिस की दमन नीति को लेकर कानपुर शहर व प्रदेश की कानून व्यवस्था बिगड़ने के खतरे का समाचार प्रकाशित किया। इसके बाद यह मामला सड़क से संसद तथा उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ तक गूंजा। सांसद राजा रामपाल ने दिव्या कांड का मामला संसद में उठाया तो कानपुर शहर के विधायकों ने उत्तर प्रदेश के राज्यपाल को इस मामले से अवगत कराया। राज्यपाल ने प्रदेश की तत्कालीन मुख्यमंत्री मायावती को चिट्ठी लिखी। इसके बाद जब यह मामला मायावती के संज्ञान में आया तो उन्होंने त्वरित कार्रवाई करते हुए 23 अक्टूबर 2010 को यह मामला लखनऊ सीबीसीआईडी को सौंप दिया। यही नहीं, मायावती ने दिव्या कांड को उलझाने वाले तथा आरोपियों की मदद करने वाले पुलिस अफसरों पर भी बड़ी कार्रवाई किया। डीआईजी प्रेम प्रकाश का शासन ने स्थानांतरण कर दिया और उनके खिलाफ जांच बैठा दी गई। एसपी ग्रामीण लाल बहादुर, सीओ लक्ष्मी नारायण मिश्र तथा इंस्पेक्टर अनिल कुमार को तत्काल निलंबित कर उनके खिलाफ साक्ष्य छिपाने की रिपोर्ट दर्ज करा दी गई। मामला सीबीसीआईडी के हाथ में आया तो इंस्पेक्टर एके सिंह ने अपनी टीम के साथ बारीकी से जांच शुरू किया। उन्होंने स्कूल जाकर छानबीन की और खून आदि के नमूने एकत्र किए। इसके बाद मृतका दिव्या के आंतरिक वस्त्र और स्कर्ट में मिले स्पर्म का नमूना लिया। स्पर्म ब्लड के मिलान के लिए जांच अधिकारी एके सिंह ने सीएमएम कोर्ट में 13 लोगों का नमूना लेने की अर्जी डाली। अर्जी मंजूर होने पर 9 नवंबर 2010 को सीबीसीआईडी ने अदालत के आदेश पर चंद्रपाल वर्मा, मुकेश वर्मा, पीयूष वर्मा, संतोष व मुन्ना सहित 13 संदिग्धों के रक्त के नमूने सीएमएम अदालत में लिए।
पीयूष, मुकेश, संतोष व चंद्रपाल का स्पर्म नमूना लेकर लखनऊ स्थित एफएसएल लैब भेजा गया। जांच में पीयूष वर्मा के स्पर्म का नमूना दिव्या के स्कर्ट से मिले स्पर्म से मेल हो गया। सीबीसीआईडी ने अपनी जांच में पीयूष वर्मा, मुकेश वर्मा, चंद्रपाल वर्मा तथा संतोष वर्मा को मामले में दोषी ठहराया, जिसमें पीयूष वर्मा को मुख्य आरोपी तथा 3 अन्य को साक्ष्य छिपाने तथा गैरइरादतन हत्या का दोषी ठहराया, जबकि मुन्ना लोध को निर्दोष बताया गया। विवेचना के दौरान सीबीसीआईडी को मुन्ना के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला। सीबीसीआईडी ने धारा 196 अपराध का होना ना पाया जाना के तहत कोर्ट में अर्जी दिया, जिसके आधार पर मुन्ना के वकील शिवाकांत दीक्षित ने कोर्ट में बहस किया। अदालत ने उसे दोषमुक्त करार देकर जेल से छोड़ने का आदेश दिया। 11 जनवरी 2011 को सीबीसीआईडी ने डीएनए टेस्ट रिपोर्ट के आधार पर पीयूष वर्मा के खिलाफ भारतीय दंड विधान की धारा 377, 302, 201, 109, 376, 2F, 202, 511 के तहत कोर्ट में चार्जशीट दाखिल किया। वहीं चंद्रपाल वर्मा, मुकेश वर्मा और संतोष के विरुद्ध भारतीय दंड विधान की धारा 304A, 201 के तहत कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की गई। आरोपियों ने अपने बचाव व जमानत के लिए कानपुर कोर्ट के चर्चित अधिवक्ता गुलाम रब्बानी को नियुक्त किया, जबकि सोनू भदौरिया ने केस को मजबूती से लड़ने के लिए अधिवक्ता अजय सिंह भदौरिया व संजीव सिंह सोलंकी को नियुक्त किया। अजय सिंह ने आर्थिक रूप से कमजोर सोनू भदौरिया का केस निःशुल्क लड़ा। गुलाम रब्बानी ने आरोपियों की जमानत हेतु कोर्ट में जमकर बहस किया। दूसरी ओर अभियोजन पक्ष के वकील अजय सिंह ने उनके तर्कों का विरोध किया। दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद कोर्ट ने आरोपियों को जमानत देने से इनकार कर दिया। इसके बाद चंद्रपाल वर्मा, मुकेश वर्मा, पीयूष व संतोष ने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। हाई कोर्ट ने अंततः 2 साल जेल में रहने के बाद 19 अप्रैल 2012 को चंद्रपाल वर्मा, मुकेश व संतोष को जमानत दे दिया, लेकिन पीयूष वर्मा को जमानत नहीं मिली। इसके बाद इस मामले की कोर्ट में सुनवाई शुरू हुई। सीबीसीआईडी के अधिवक्ता नागेश कुमार दीक्षित ने कोर्ट के सामने मामले को रेरेस्ट ऑफ रेयर बताया और आरोपियों के लिए फांसी की सजा की मांग किया। अभियोजन पक्ष ने इस मामले में 39 गवाह पेश किए। बचाव पक्ष की ओर से पैरवी कर रहे अधिवक्ता गुलाम रब्बानी ने कोर्ट में 39 गवाहों से 115 पेज की लिखित बहस पेश किया। वहीं जवाब में पीड़ित पक्ष यानी अभियोजन पक्ष की ओर से सीबीसीआईडी के वरिष्ठ अभियोजन अधिकारी नागेश कुमार दीक्षित व पीड़िता के अधिवक्ता अजय सिंह भदौरिया व संजीव सिंह सोलंकी ने मात्र 12 पेज की संक्षिप्त बहस में सभी तर्कों को खारिज कर दिया। एडीजे द्वितीय ज्योति कुमार त्रिपाठी ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद कहा, बचाव पक्ष के सभी तर्क निराधार हैं। यह एक गंभीर अपराध है। ऐसे अपराध रेयरेस्ट ऑफ रेयर की ही श्रेणी में आते हैं। ऐसे अपराध और कुकृत्य से समाज में दहशत फैलती है, इसलिए इस अपराध के अभियुक्तों को किसी भी सूरत में राहत नहीं दी जा सकती। इसी के साथ ही उन्होंने दुष्कर्म और हत्या के आरोपी पीयूष वर्मा को आजीवन कारावास की सजा तथा 75,000 रुपये का जुर्माना भरने की सजा सुनाई। सह अभियुक्त मुकेश वर्मा व संतोष कुमार उर्फ मिश्रा जी को गैर इरादतन हत्या व अपराध की सूचना न देने का दोषी मानते हुए 1 साल 3 महीने की सजा तथा 21,000 रुपये के जुर्माने की सजा दी गई। साक्ष्य के अभाव में अदालत ने चंद्रपाल वर्मा को बरी कर दिया। माननीय जज ने जुर्माने की आधी रकम पीड़ित पक्ष को देने का आदेश दिया। दिव्या रेप मर्डर में फैसला आने में 8 साल का समय लगा। इसका कारण गवाहों का अधिक होना था। कभी गवाह के ना आने तो कभी आने पर भी गवाही ना होने के कारण तारीख पर तारीख लगती रही। यह मुकदमा 4 कोर्टों में ट्रांसफर हुआ। सुनवाई के दौरान 7 जज बदले। अंत में 5वीं कोर्ट के एडीजे द्वितीय ज्योति कुमार त्रिपाठी ने अंतिम बहस पूरी की और फैसला सुनाया। फैसले के बाद पीयूष वर्मा को जेल भेज दिया गया। पीड़ित परिवार बीते 8 सालों से बेटी को न्याय दिलाने के लिए कानूनी लड़ाई लड़ रहा था। दिव्या के मर्डर ने हर किसी को झकझोर कर रख दिया था। कोर्ट के फैसले से दिव्या की मां सोनू भदौरिया खुश नहीं है। उसका कहना है कि पीयूष वर्मा को फांसी की सजा मिलनी चाहिए थी। अन्य आरोपियों को भी कम सजा मिली है।
वह कोर्ट के फैसले के खिलाफ आरोपियों को अधिक सजा दिलाने के लिए हाई कोर्ट की शरण लेगी और अपने अधिवक्ता अजय सिंह भदौरिया के मार्फत अपील करेगी। दिव्या की मां सोनू भदौरिया ने कहा कि इस पूरे मामले में पुलिस का रवैया बहुत ही हैरान कर देने वाला रहा। पुलिस ने हम लोगों को बहुत परेशान किया है। अभी इंसाफ अधूरा है। बेटी के मर्डर व रेप में और भी जो लोग शामिल हैं, उन्हें भी सजा मिलनी चाहिए। चंद्रपाल वर्मा को भी सजा होनी चाहिए थी। सजा पूरी होने पर मुकेश और संतोष रिहा हो चुके हैं। पीयूष वर्मा जेल में था। सजा के खिलाफ हाईकोर्ट में की गई अपील खारिज हो गई थी। उसके खिलाफ पीयूष वर्मा सुप्रीम कोर्ट गया था। सुप्रीम कोर्ट ने पीयूष वर्मा को 9 मई 2024 को जमानत दे दिया। उसे अपना पासपोर्ट विचारण कोर्ट में जमा करना था। मामले में सिर्फ पीयूष वर्मा ही जेल में था। जेल में बंद पीयूष को 13 साल 8 महीने बाद जमानत मिली है। कहानी कोर्ट के फैसले तथा जनचर्चा द्वारा एकत्र की गई जानकारी पर आधारित है। कहानी को लास्ट तक सुनने के लिए आपका धन्यवाद। इस कहानी के बारे में अपनी राय कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और ऐसी ही अपराध की सच्ची कहानियों के लिए हमारे चैनल क्राइम की कहानी को सब्सक्राइब कर लीजिए। कहानी को लाइक और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।